नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। व्यवसाय अध्ययन की पिछली कक्षा में हमने प्रबंध की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। प्रबंध की मुख्य विशेषताओं के बारे में अपनी चर्चा हो चुकी थी। हमने परिभाषा के अंतर्गत पढ़ा था कि परिभाषा और अर्थ अगर ध्यान में है तो विशेषताएं उन्हीं में से निकलती है। अब हम थोड़ा विस्तारित रूप आगे चलते हैं। आज हम देखेंगे प्रबंध के उद्देश्य। प्रबंध के उद्देश्य क्या है? कोई भी कार्य है वो बिना उद्देश्य के नहीं हो सकता है। किसी भी कार्य को करने के लिए उसके कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होते हैं। जब प्रत्येक कार्य अपने उद्देश्य को लेकर होता है तो प्रबंध इससे वंचित कैसे रह सकता है? प्रबंध तो एक विस्तृत रूप है। प्रबंध एक सार्वभौमिक है जो प्रत्येक स्थान पर किया जाता है। इसमें प्रत्येक स्थान पर उसके उद्देश्य होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। प्रबंध के मुख्य रूप से 4 उद्देश्य हैं। सबसे पहला उद्देश्य है प्राथमिक उद्देश्य। प्राथमिक उद्देश्य किसी उपक्रम के से संबंधित विभिन्न पक्षों की आकांक्षाएं, क्योंकि प्रबंध सार्वभौमिक है, सभी स्थानों पर किया जाने वाला है और किसी भी संस्था या उपक्रम के अंदर विभिन्न पक्षकार 2 प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक और एक बाह्य पक्षकार। आंतरिक पक्षकार वो होते हैं जिनके ऊपर नियंत्रण किया जा सकता है, जैसे कर्मचारी, उत्पादन इत्यादि। उत्पादन के ऊपर कर्मचारी नियंत्रण कर सकता है। यहां हम उत्पादन की ही केवल बात इसलिए कर रहे हैं कि अपन जो उद्देश्य की बात करेंगे, जिस उद्देश्य की बात कर रहे हैं वो व्यवसाय से संबंधित है, जहां पर प्रोडक्शन का काम होता है उससे संबंधित है। हालांकि सार्वभौमिक है, प्रत्येक स्थान पर अपना अपना प्राथमिक उद्देश्य अलग अलग होता है। धार्मिक स्थान है, सामाजिक है, चिकित्सा का क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है, प्रत्येक स्थान पर होता है। लेकिन अपना जो प्राथमिक उद्देश्य है अपन व्यवसाय की ही बात करेंगे। विभिन्न पक्षकार आंतरिक, जहां पर कर्मचारी उत्पादन से संबंधित है। बाह्य पक्षकारों में ग्राहक है, उपभोक्ता है और उत्पादक है और समाज के विभिन्न वर्ग के लोग हैं। इनकी आकांक्षाओं को संतुष्ट करना, उनकी संतुष्टि प्रदान करना, यह सबसे पहला उद्देश्य होता है, जिससे उद्देश्य की प्राप्ति की जा सके। जो भी अपना उद्देश्य है, अब उद्देश्य की प्राप्ति किस प्रकार से की जा सकती है? प्राथमिक उद्देश्य नंबर 1, उचित लागत पर उत्पादों एवं सेवाओं का उत्पादन करना। उचित लागत का मतलब मूल्य से ही है। लागत, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हम जो माल का वितरण करने के लिए जा रहे हैं, हम जो माल बेचने के लिए जा रहे हैं, उसकी कॉस्ट जितनी ज्यादा कम आएगी, हालांकि अपनी लाभ की मात्रा कम हो सकती है, लेकिन बिक्री अगर अधिक होगी तो लाभ की मात्रा स्वतः ही बढ़ जाती है। उचित मूल्य, उचित लागत पर उत्पादों एवं सेवाओं का उत्पादन करना। अगर बड़े पैमाने पर अगर इकाइयों का उत्पादन होता है तो प्रति इकाई लागत मूल्य है वो क्या आना चाहिए? कम आना चाहिए। लागत मूल्य कम आएगा क्योंकि कम मूल्य के घोड़े होते हैं वो ज्यादा बिकते हैं, तेज दौड़ते हैं। कम मूल्य की वस्तुएं वो ज्यादा बिकती है। आज अपने सीधी सी बात है, अपन 10 रुपए का फाउंटेन पेन बाजार से नहीं लाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक लंबे समय तक चलने वाला है। लेकिन फिर भी 1 रुपए की का पेन रिफिल है, वो यूज एंड थ्रो है, लेकिन हम उसको क्रय करके लाते हैं और साल भर में एक नहीं बल्कि अनेक अपन क्रय कर लेते हैं। लेकिन फाउंटेन पेन 10 रुपए वाला क्रय करके नहीं लाते हैं, क्योंकि कम मूल्य की है और कम मूल्य की वस्तु ज्यादा बिकती है। तो उचित लागत पर उत्पादों और सेवाओं का उत्पादन करना, यह प्राथमिक उद्देश्य। नंबर 2, उनका उचित मूल्य पर वितरण करना। उचित मूल्य पर वितरण करना, बेचना। उत्पादक वस्तुओं का उत्पादन करता है, उत्पादन करके वो अपनी वस्तुओं को थोक विक्रेता को देता है, थोक विक्रेता फुटकर विक्रेता को देता है और फुटकर विक्रेता
आम उपभोक्ता को वस्तुओं का वितरण करता है। वितरण करने से मतलब है बेचना। वितरण की एक श्रृंखला है। उत्पादक, उत्पादक के बाद में थोक विक्रेता। उत्पादक कौन हुआ? जो वस्तुओं का उत्पादन करता है। उसके बाद में थोक विक्रेता, थोक विक्रेता को देता है। थोक विक्रेता फुटकर विक्रेता को देता है और फुटकर विक्रेता आम उपभोक्ता को वस्तु का वितरण करता है, वस्तु को बेचता है, जिससे उपभोक्ता संतुष्टि हो सके। यानी कम मूल्य पर, उचित मूल्य पर, उचित मूल्य पर अगर वस्तु उत्पादित होगी, उचित मूल्य पर अगर वस्तु प्राप्त होगी तो उपभोक्ता को क्या प्राप्त होगी? संतुष्टि प्राप्त होगी। नेक्स्ट आता है अपना सभी संसाधनों को उचित पारिश्रमिक देना। सभी संसाधन, हालांकि विभिन्न प्रकार के संसाधन होते हैं, मुख्य रूप से अपने कर्मचारी होते हैं। कर्मचारियों की संतुष्टि होनी आवश्यक है। उचित लागत, लागत रॉ मटेरियल श्रेष्ठ भी होना चाहिए, कर्मचारियों के भी उचित पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए और लागत मूल्य भी कम आना चाहिए। ये उसका प्राथमिक उद्देश्य है। प्रबंधक का कार्य में हम पढ़ चुके हैं, प्रबंधक का कार्य विशिष्टीकरण के गुण होने चाहिए। कार्य तो सभी करते हैं लेकिन विशिष्टीकरण के गुण आने चाहिए। तो संसाधनों में जो कर्मचारी हैं या विभिन्न प्रकार के जो व्यक्ति हैं, जो कार्य करने वाले हैं, उनको उचित पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए। उनको कार्य के बदले में उचित पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए ताकि वो संतुष्टि प्रदान कर सके। अगर कर्मचारी संतुष्ट है, अपन इस बात को पढ़ चुके हैं कि अगर कर्मचारी संतुष्ट है तो संस्था का उत्थान हो सकता है। तो सभी संसाधनों को उचित पारिश्रमिक देना चाहिए। उचित मात्रा में लाभार्जन देना, उचित मात्रा में लाभार्जन देना, लाभ की मात्रा, लाभ की मात्रा भी उचित होनी चाहिए, उचित मात्रा में होना चाहिए। क्यों? कि विभिन्न प्रकार के पक्षकार होते हैं। एक प्रबंधक होता है, प्रबंधक अपने वेतनभोगी कर्मचारी होता है, कर्मचारियों को भी पारिश्रमिक चाहिए। और अपन जो बात कर रहे हैं वो लार्ज स्केल के उपक्रम की कर रहे हैं, कंपनी उपक्रम की कर रहे हैं, जिनके स्वामी जो होते हैं वो शेयर होल्डर होते हैं और शेयर होल्डर है वो उचित लाभ चाहते हैं। जो उन्होंने हमारे इन्वेस्ट किया है उन पर उचित लाभ चाहते हैं और उचित लाभ चाहने के कारण अपना प्राथमिक उद्देश्य है कि उचित मात्रा में लाभार्जन प्राप्त करना और लाभार्जन देना। यानी वस्तुओं को इस प्रकार से उत्पादित करे कि प्रति इकाई का बेचने के बाद में भी उस पर उचित लाभ प्राप्त किया जा सके, कर्मचारियों को पारिश्रमिक दिया जा सके, उचित मूल्य पर उपभोक्ता को संतुष्ट किया जा सके और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम से कम आए। उसके बाद में उसका शुरू होता है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के बड़े उपक्रमों में विभिन्न प्रकार के खर्चे होते हैं। हम वितरण की श्रृंखला, वितरण शब्द आए हैं तो वितरण की श्रृंखला के अंतर्गत उसको विज्ञापन भी करना पड़ता है, विक्रय संवर्धन करना पड़ता है। विज्ञापन के अंदर हम देखते हैं कि हम जब टीवी देखते हैं तो हम जो भी हम चीज देखना चाहते हैं, समाचार है, कोई सीरियल है, तो वो कम आता है, विज्ञापन ज्यादा आते हैं, क्योंकि विज्ञापन पर खर्चा होता है और विज्ञापन पर खर्चा इतना ज्यादा होता है कि हमें मूल्य का ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। तो अपने उपक्रम का सबसे पहला उद्देश्य प्राथमिक उद्देश्य है। आपको एक जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अपने अभी बोर्ड के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन में पूछा गया था कि भी संस्था का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, एक प्रबंध का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इनमें से किसी में से उसमें भी यही लिखा हुआ था कि आप कोई भी बता सकते हैं, लेकिन अब हमें सब ध्यान में सभी को रखना है। मुख्य रूप से उसमें यही था कि उचित मूल्य पर वस्तुओं और सेवाओं का वितरण करना। नेक्स्ट, प्राथमिक उद्देश्य के बाद में आता है सहायक उद्देश्य। प्राथमिक उद्देश्य सहायक, सहायक का मतलब ही यही होता है कि वो किसी न किसी का सहायक है और सहायक उद्देश्य है वो प्राथमिक उद्देश्य का ही सहायक उद्देश्य है। प्राथमिक उद्देश्य है उसका सहायक यह किसी उपक्रम के आंतरिक कार्य प्रणाली से संबंधित होता है। उसमें हम पढ़ चुके हैं विभिन्न पक्षकार, आंतरिक और बाह्य। ये मुख्य रूप से आंतरिक कार्य प्रणाली से संबंधित होता है जिससे विभिन्न संसाधनों का उपयोग किया जा सके। आंतरिक संसाधन के अंदर कच्चा माल होता है, मशीन होती है, मानव होता है और भौतिक संसाधन होते हैं जिनको छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ये भौतिक संसाधन होते हैं।
तो सहायक उद्देश्य किसी उपक्रम के आंतरिक कार्य प्रणाली से संबंधित होता है। आंतरिक कार्य प्रणाली में कच्चा माल, श्रेष्ठ किस्म का कच्चा माल क्रय करना, श्रेष्ठ किस्म की मशीनें अगर पुरानी है तो उनकी देख रेख करना, और उस पर उत्पादन करने वाले कर्मचारी, ये उसके आंतरिक कार्य प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। विभिन्न प्रकार के संसाधन, जो आंतरिक संसाधन है, उनका समुचित उपयोग करना। नंबर 1, विभिन्न प्रकार के संसाधनों में गुणवत्ता उत्पन्न करना। विभिन्न प्रकार के संसाधन, हम इस बात को पढ़ चुके हैं कि किसी भी संस्था में 6 प्रकार के एम कार्य करते हैं। 6 प्रकार के एम में मानव, मशीन, मुद्रा, कच्चा माल, विधि और बाजार। तो ये 6 प्रकार के जो संसाधन हैं, इन संसाधनों में सामंजस्य उत्पन्न करना, इन प्रकार के विभिन्न प्रकार के संसाधनों की गुणवत्ता उत्पन्न करना, स्पेशलाइजेशन के गुण होने चाहिए, विशिष्टीकरण के गुण होने चाहिए, और मुख्य रूप से कर्मचारी जो कार्य करने वाले होते हैं उनमें विशिष्टीकरण के गुण आने आवश्यक होते हैं। कर्मचारी, इस बात को हम पता पढ़ सके हैं कि किसी भी संस्था का उत्थान करने वाले होते हैं वो कर्मचारी ही होते हैं। जब कर्मचारियों की भर्ती की जाए, भर्ती, चयन, प्रशिक्षण और विकास, नियुक्तिकरण के 4 चरणों के बारे में पढ़ चुके हैं अपन। नियुक्तिकरण, भर्ती, चयन, प्रशिक्षण और विकास, उसके अंदर विशेष प्रकार के कर्मचारियों की अगर भर्ती होगी तो उनके अंदर स्पेशलाइजेशन के गुण आएंगे। तो विभिन्न संसाधन है, जितने भी संसाधन हैं उनमें गुणवत्ता होनी आवश्यक है, विशिष्टीकरण के गुण होने आवश्यक है। समय व स्थान पर उनका उपयोग करना। सहायक उद्देश्य समय पर मुख्य रूप से किसी भी उपक्रम में 4 प्रकार की उपयोगिता का सृजन किया जाता है। रूप उपयोगिता, समय उपयोगिता, स्थान उपयोगिता और अधिकार उपयोगिता। रूप उपयोगिता, कच्चे माल से तैयार माल में परिवर्तित करके रूप उपयोगिता का सृजन किया जाता है। समय उपयोगिता, समय विशेष पर उपभोक्ताओं को माल पहुंचाकर समय उपयोगिता का सृजन किया जाता है। जैसे ऊनी वस्त्र है, ऊनी वस्त्र सर्दियों में पहने जाते हैं। ऊनी वस्त्र सर्दियों में पहने जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति है वो सर्दियों में ऊनी वस्त्र तो नहीं क्रय करता है, लेकिन कुछ व्यक्ति हैं वो ऊनी वस्त्र क्रय करते हैं। कुछ व्यक्ति ही अगर क्रय करते हैं तो वस्तु की मांग है वो बढ़ जाती है, और उस समय व्यापारी अगर उसकी पूर्ति नहीं कर पाते हैं तो वस्तुओं के भाव बढ़ जाते हैं। हम इस बात को पढ़ चुके हैं कि मांग अधिक होती है और पूर्ति कम होती है तो वस्तुओं के भाव होते हैं वो स्वतः ही बढ़ जाते हैं, और वस्तुओं के भाव बढ़ जाते हैं तो उपभोक्ता संतुष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि उस समय फिर व्यापारी भी उचित मूल्य पर वस्तु को नहीं बेच पाता है। इसलिए उत्पादक है वो उस समय का ध्यान रखते हुए अपने गोडाउन में गर्मियों में ही अपना उत्पादन शुरू कर देते हैं ताकि सर्दियों में उन वस्तुओं को बेचा जा सके, समय पर उसकी उपयोगिता का सृजन किया जा सके, उचित मूल्य पर वस्तुओं का विक्रय किया जा सके। स्थान उपयोगिता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर। बंबई में बनने वाला कपड़ा पूरे भारतवर्ष में पहना जाता है। यातायात के साधनों से एक स्थान पर दूसरे स्थान पर पहुंचाकर उपयोगिता का सृजन किया जाता है। नेक्स्ट बात आती है अपनी विभिन्न प्रकार के संसाधनों में सामंजस्य स्थापित करना ताकि कार्य क्षमता की वृद्धि हो सके, कार्य क्षमता का विकास हो सके। विभिन्न प्रकार के संसाधन, मानव, मशीन, मुद्रा, कच्चा माल, विधि और बाजार। बाजार यानी तैयार माल को बेचने के लिए बाजार विशेष की आवश्यकता होती है। इन प्रकार से भी संसाधनों में सामंजस्य स्थापित करना, तालमेल स्थापित करना, ताकि क्योंकि प्रत्येक संसाधन होते हैं वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। किसी भी एक संसाधन भी अगर कमजोर है तो अन्य संसाधनों पर उसका प्रभाव पड़ता है। जिस तरह से हमारे शरीर का अगर कोई अंग खराब हो जाए तो उसका प्रभाव शरीर के दूसरे अंग पर पड़ता है, उसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के संसाधनों में सामंजस्य स्थापित होना चाहिए, तालमेल स्थापित होना चाहिए ताकि कार्य करने की क्षमता में वृद्धि हो। प्रबंध के उद्देश्य में प्राथमिक उद्देश्य हो चुका, सहायक उद्देश्य हो गया। सहायक उद्देश्य प्राथमिक उद्देश्य का ही सहायक उद्देश्य थे। व्यक्तिगत उद्देश्य, प्रत्येक मानवीय संसाधनों की संतुष्टि होती है। मानवीय संसाधन
मानव विशेष। व्यक्तिगत उद्देश्यों को बड़े उपक्रम में मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है: उद्यमी, प्रबंधक और अन्य कर्मचारी। उद्यमी व्यक्ति कौन होता है? उद्यमी व्यक्ति वो होता है जो प्रथम बार अपने उपक्रम की स्थापना करता है, जोखिम उठाता है, और जो प्रथम बार जोखिम उठाता है वही व्यक्ति लाभ कहलाता है, लाभ कमाता है, और वही उद्यमी व्यक्ति होता है। अपने उपक्रम की स्थापना करता है, जगह की व्यवस्था करता है, अपने व्यापार को चलाने के लिए व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करता है, और समस्त प्रक्रिया कर अपने प्रबंधक को सौंप देता है। क्योंकि प्रबंधक जो होता है वो वेतनभोगी कर्मचारी होता है, लेकिन समस्त कार्य वो प्रबंधक के हैं। प्रबंधक अपने विभिन्न अपनी संस्थाएं हैं, उनमें समस्त प्रकार के प्रबंधन का कार्य करता है। और अन्य व्यक्ति आते हैं अन्य कर्मचारी। मानवीय संसाधन, उद्यमी, प्रबंधक और अन्य कर्मचारी या श्रमिक जो संस्था के अंदर कार्य करने वाले होते हैं। श्रमिक उचित पारिश्रमिक चाहते हैं, प्रबंधक उचित पारिश्रमिक चाहता है, और उद्यमी व्यक्ति होता है वो लाभ चाहता है। नेक्स्ट आता है अपना सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य, समाज के बारे में हम जानते हैं। समाज क्या है? प्रत्येक व्यक्ति जिस स्थान पर कार्य कर रहा है, प्रत्येक व्यक्ति जिस स्थान पर रह रहा है, प्रत्येक जिस स्थान पर रह रहा है वो व्यक्ति का समाज है। अपनी वस्तुओं का उपभोग कर रहा है, जिस प्रकार की वस्तुओं का उपभोग कर रहा है उसके समाज है। तो उपक्रम अपने संसाधन समाज से प्राप्त करता है। कच्चा माल है वो समाज से प्राप्त करता है, सेवाएं हैं वो समाज से प्राप्त करता है। कच्चा माल और सेवाएं समाज से प्राप्त कर उनमें उपयोगिता का सर्जन कर हम पढ़ चुके हैं। उपयोगिता का सर्जन, रूप उपयोगिता, समय उपयोगिता, स्थान उपयोगिता और अधिकार उपयोगिता। अधिकार उपयोगिता, हम जैसे कोई वस्तु क्रय करने के लिए फुटकर व्यापारी के पास जाते हैं, हम उसका मूल्य देते हैं और उस वस्तु को अपने अधिकार में ले लेते हैं, क्योंकि हम भी एक समाज के व्यक्ति हैं। उपक्रम अपने संसाधन समाज से प्राप्त करता है और उत्पादन और सेवाओं में परिवर्तित करके पुनः समाज को प्रस्तुत करता है। कच्चा माल, सेवाएं उनका उपयोग करके, उनका उत्पादन करके पुनः समाज को देता है, जिससे प्रत्येक घटक की इच्छा की पूर्ति हो सके। प्रत्येक घटक के अंदर ग्राहक है, उसमें पूर्ति करता है, और विशेष तौर से उपक्रम में निवेश करने वाले शेयर होल्डर, ऋणदाता जो होते हैं उचित मूल्य पर ब्याज चाहते हैं, शेयर होल्डर होते हैं उचित मूल्य पर लाभ चाहते हैं। इस प्रकार से अपने प्रबंध के मुख्य रूप से 4 उद्देश्य हैं: प्राथमिक, सहायक उद्देश्य, व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य। हमें उद्देश्यों का विशेष तौर से ध्यान रखना है। और इसी के साथ धन्यवाद।